बताएगा, बताइए। ठीक है, परंपरागत नैतिकता के आयाम या आधार क्या क्या हैं? परंपरागत नैतिकता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता और आधुनिक जीवन के मूल्यों से टकराव। ठीक है, फिर निष्कर्ष। ठीक है, इन्होंने बताया। उसके अलावा जी, परंपरागत नैतिकता क्या है? आधुनिक जीवन में परंपरागत नैतिकता क्यों प्रभावहीन है? क्या वास्तव में परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती है? तो फिर आधुनिक जीवन की नैतिकता क्या है? बहुत अच्छा। क्या परंपरागत नैतिकता और आधुनिक जीवन के सामंजस्य से बेहतर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? बिल्कुल सही है जी। अच्छा, परंपरागत नैतिकता किस प्रकार से आधुनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक हो सकती है या नहीं? ठीक है, आधुनिक जीवन हेतु किस प्रकार मार्गदर्शक हो सकती है? आधुनिक जीवन हेतु उपयुक्त नैतिकता कैसी होनी चाहिए? ठीक है जी। मानवीय मूल्यों के निर्धारण में परंपरागत नैतिकता का क्या योगदान है? ये मानव जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है? पहला प्रश्न। ठीक है, क्या परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन में अप्रासंगिक हो गई है? ठीक है, आपसे पीछे भी कुछ बताना चाह रहे थे आप? हाँ, अच्छा ठीक है, जी बताइए। हम्म, समझ गई मैं। इनका संक्षिप्त में कहना है कि नैतिकता समय काल से प्रभावित होती है, यही है ना? यही पढ़ा ना हमने एथिक्स में। ठीक है, इसके अलावा? ठीक है, हमारा संविधान चूंकि कहता है कि हमें तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, तो ऐसे में फिर परंपरागत नैतिकता का क्या स्कोप है? आपने जो दोनों बात बताई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए, संविधान का स्पेसिफिक रेफरेंस एक अलग से प्रश्न नहीं बनाएगा। उसे जब हम इस तरफ बढ़ें कि हम किस कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, हमारा झुकाव कहाँ है, तब इसे हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी ये कहता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। मोटा मोटा जो इन्होंने बताए थे वो सारे प्रश्न सटीक थे। सबसे पहले तो परंपरागत नैतिकता है क्या, और वो आधुनिक जीवन के मूल्यों से कैसे पृथक है। जब आप इस बात का उत्तर देंगे तो आप ये भी बता देंगे कि परंपरागत नैतिकता क्या है और आधुनिक जीवन के मूल्य क्या हैं, और ये एक दूसरे से कैसे पृथक है ना? इसके बाद क्या संक्रमणशील जो हमारा समाज है, संक्रमणशील समाज कौन सा होता है? जो समाज इवॉल्व हो रहा है, यानी कुछ लोग आज भी हैं जो पुराने नियमों को अपना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नवीन को अपना रहे हैं। तो हम ट्रांजिशन फेज में हैं। तो संक्रमणशील भारतीय समाज में परंपरागत नैतिकता का कहां तक इस्तेमाल हो सकता है? तो मतलब आप दोनों में टकराव को दिखाएंगे। इसके बाद बताएंगे तो इसका क्या अर्थ है कि क्या परंपरागत नैतिकता का आधुनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है? इस प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो आपको महत्व बताना है कि परंपरागत नैतिकता में भी ये अच्छा है जिसका इस्तेमाल आधुनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अंत में क्या दोनों के जो है सामंजस्य से बेहतर समाज बन सकता है? तो बिल्कुल है, उसी तरफ हमें जाना है। तो ये क्लियर हुआ कि जो भाग आप उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वही भाग आपके प्रश्न होते हैं, वो कोई अलग नहीं है जी। क्या, किस संदर्भ में?
अच्छा, इन्होंने एक बात बताई जिससे मुझे एक और बात याद आई, दोनों ही काफी अच्छी हैं। पहले आप बताइए, पूरा मैं वाक्य सभी को बताना चाहती हूँ। इनका कहना है कि क्या परंपरागत नैतिकता को पूर्णतः रूढ़िवादी समझकर छोड़ देना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी एक प्रश्न बनता है, लेकिन बात यह कि आपने अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया। प्रश्न वो यही है कि क्या परंपरागत नैतिकता का कोई महत्व नहीं है ना। तो आप इसमें स्पेसिफिक क्लासिफाई कर सकते हो कि जो रूढ़ी बन चुका है ना, जो जड़ बन चुका है, जो प्रगतिशील नहीं है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, और जो अच्छा है, जो सकारात्मक है, उसे लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनके द्वारा रूढ़िगत शब्द इस्तेमाल से जो याद आया वो ये था कि जब यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा, ये यूपीएससी का टॉपिक है, परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक हो सकती है या नहीं, तो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अंतर था। इंग्लिश भाषा में था कस्टमरी मॉरलिटी, और कस्टमरी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हिंदी शब्द यूज होता है परंपरागत, और हिंदी में जब इसकी ट्रांसलेशन थी तो लिखा गया था रूढ़िगत। रूढ़िगत थोड़ा सा ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, जिसमें जड़ का भाव हो। तो जब इस तरह की स्थिति आपके सामने हो, एक टॉपिक और था, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दिखाती है, और उस पर मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। हिंदी में संस्कार था और इंग्लिश में माई अवेयरनेस ऑफ मी। दोनों में अंतर है। संस्कार एक बहुत भारी भरकम टर्म है, मेरे बारे में मेरी जागरूकता का सिंपल मतलब क्या है कि क्या मैं खुद को जानती हूँ। तो जब इस तरह का अंतर आपको देखने को मिले ट्रांसलेशन में, चूंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण से परे, आपको क्या करना चाहिए। अधिकांश कोटेशन इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरित की जाती हैं, तो आप जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कह रही है उसके साथ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बेसिक सुझाव है। चलिए, अब इतने सारे तरीके हमने डिस्कस कर लिए, इनके अलावा भी कोई हो सकता है। जब कुछ ना काम करे तो क्या काम करेगा? सामान्य तरीका। सामान्य तरीके में भी अनेक तरीके हो सकते हैं। ये देखिए, ये है सामान्य तरीका। अब सामान्य तरीके के मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जरा सोचिए कि आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, टॉपिक में कुछ की टर्म्स हैं। लाइक एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी मात्र नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है, हमने डिस्कस किया था। अब आप जरा सोचिए कि आपको कोई कहानी याद नहीं आ रही, कोई प्रसंग याद नहीं आ रहा, आप वार्ता भी इस टॉपिक में नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास सिंपल तरीका क्या है? सामान्य तरीके में आप क्या कर सकते हो? आपको कुछ नहीं करना, जो की टर्म है उसी को अच्छे से आप डिफाइन कर दो। जैसे हमने किया था ना कि यहाँ पर शिक्षा का अर्थ क्या नहीं है और क्या है, यही डिस्कस किया था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान, जानकारी लेना या आंकड़े एकत्रित करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर शिक्षा क्या है? जो मूल्य आधारित शिक्षा हो, जो आपको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे, बल्कि आप में सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव सृजित करे। ऐसी शिक्षा जो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन पर्यंत आप अपने अनुभव से सीख पाते हैं। कुछ भी आप ऐसा जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हो, तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप की टर्म को डिफाइन कर दीजिए। एक और टॉपिक मैं बताती हूँ, टॉपिक को ध्यान से सुनना। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। ये भी यूपीएससी द्वारा पूछा गया टॉपिक है। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। मैं लिख देती हूँ, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। जॉय इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आप अगर ये टॉपिक अटेम्प्ट करना है, कंटेंट विषय सामग्री आपके मस्तिष्क में है कि आपको क्या लिखनी है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस टॉपिक का परिचय कैसे लिखा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हर्ष से क्या समझते हैं, कृतज्ञता से क्या समझते हैं, अगर आप इन की टर्म्स को अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हुए परिभाषित कर पाएं, तो भी आपके निबंध की परिचय जो है या इंट्रोडक्शन या भूमिका बेहतर हो जाएगी। आप बता दीजिए हर्ष क्या है? क्या है हर्ष? खुशी है हर्ष? ये तो एक ही लाइन में पूरा हो गया। हर्ष खुशी है, सिर्फ जेंडर डिफरेंस है। क्या निकलेगा अर्थ? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ये तैयारी करनी पड़ेगी। जो अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वर्च्यूज है, सद्गुण पढ़ा होगा ना एथिक्स में, जिनकी क्लासेस हो गई हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है? हर्ष किसको दिखाता है?
खुशहाली को दिखाता है, हर्ष संतुष्टि के भाव को दिखाता है। जब हम संतुष्ट होते हैं, जब हम तृप्त होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा। संक्षिप्त में ही अभी मैं बता रही हूँ, कृतज्ञता क्या है? आभार। आभार जो दूसरे के प्रति भी आप महसूस कर सकते हो, और आभार जो आप अपने प्रति भी महसूस कर सकते हो, है ना। आभार सिर्फ दूसरे को ही जताने की आवश्यकता नहीं कि आपको अगर किसी ने कोई भी अच्छी सेवा दी, आप ऑटो से आ रहे हो, ऑटो वाले ने आपको समय पर सही स्थान पर छोड़ दिया, है ना। पैसे तो ठीक है, हम पैसे से चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपकी जेब में करोड़ों हैं, लेकिन आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। आप शॉप वाला है ही नहीं जो आपको कोई वस्तु दे दे, कोई ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा, कोई मेट्रो नहीं चल रही, आप उन पैसों का क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको किसी ना किसी प्रकार की सेवा दे रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और ये कृतज्ञता क्या है? ग्रेटिट्यूड, जब हम आभार जताते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के परिवार में देखा होगा कि जब भोजन के लिए लोग बैठते हैं तो उससे पहले प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना होती है? भाव क्या है उस प्रार्थना का? कि हमें भोजन मिल पा रहा है, इस हेतु हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो जीवन हमें मिला है, जो दिन हम जी पा रहे हैं, उसके लिए भी हमें आभार जताना चाहिए। हमारे साथ छोटा छोटा कुछ भी गलत हो जाता है, विषम परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, तो हम आभार जताना ही भूल जाते हैं, शिकायती दृष्टिकोण हमारा हो जाता है। लेकिन जो है उसके लिए सदैव ग्रेटिट्यूड या आभार होना चाहिए। तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड या आभार ना सिर्फ हम दूसरों के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हमें जो मिला है उसके संदर्भ में भी अगर हमें ग्रेटिट्यूड या आभार है, तो हम ज़्यादा पॉजिटिवली, ज़्यादा सकारात्मक ढंग से अपने जीवन को जीते हैं। क्योंकि फिर हम उस ग्लास में आधा जल है, इस पर ध्यान देते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते कि ग्लास आधा खाली है। तो जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि जॉय यानी हर्ष, ग्रेटिट्यूड दिखाने का सबसे सिंपल तरीका है। क्यों सिंपल तरीका है? क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से आभार जताओगे, चाहे खुद के प्रति या दूसरों के प्रति, तो वो काफी खर्चीला हो सकता है, काफी भौतिकवादी हो सकता है। अच्छा, आपके आभार को कभी भी निरपेक्ष ढंग से नहीं देखा जाएगा, बल्कि जिस ढंग से आप आभार जता रहे हैं उसका मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उससे लिंक करके देखा जाएगा। अपने प्रति आप आभार जताना चाहते हैं, आज पढ़ने का टारगेट पूरा कर लिया, आज एक चॉकलेट खाई जाएगी, वो आपके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक हो सकता है। तो जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे और डायमेंशन हो सकते हैं, मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, अगर इनको भी आप प्रभावी ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं अपनी इंट्रोडक्शन में, तो वो भी प्रभावी इंट्रोडक्शन बनेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा कोई कहानी प्रसंग नहीं लिख पा रहा, कोई वार्ता नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो वो अच्छी इंट्रोडक्शन लिख ही नहीं पाएगा। इस तरह के किसी भी भ्रम में नहीं रहना। आप सिंपली की टर्म्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे भी अच्छी इंट्रोडक्शन बन जाएगी। अच्छा, एक तरीका था सामान्य तरीके में। दूसरा तरीका, कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि क्या तथ्य रिपोर्ट ऐसे में यूज हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं, इवन अंदर नहीं, इंट्रोडक्शन में भी यूज हो सकती हैं। एक टॉपिक यूपीएससी ने पूछा था, महिला और पुरुष के समान सरोकार के बिना विकास संकटग्रस्त हो जाएगा। टॉपिक समझ पा रहे हैं? प्रोसेस कीजिए। महिला और पुरुष के समान सरोकार के बिना विकास संकटग्रस्त हो जाएगा, यानी हम महिला और पुरुष को साथ लेकर नहीं चले, दोनों को आर्थिक विकास का हिस्सा नहीं बनाया, तो हमारा आर्थिक विकास ही संकटग्रस्त हो जाएगा। अब ऐसा कोई टॉपिक है, क्या आप रिपोर्ट डेटा यूज नहीं कर सकते? क्या आप जेंडर गैप रिपोर्ट यूज नहीं कर सकते? है ना। तो बहुत सारा स्कोप आपको मिलेगा कि आप रिपोर्ट तथ्यों का इस्तेमाल करके भी निबंध में अच्छा परिचय लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि निबंध पेपर में तथ्य डेटा के यूज पर किसी तरह की कोई बंदिशें या प्रतिबंध है। बस सुझाव ये होता है कि अनावश्यक तौर पर जरूरत से ज़्यादा डेटा तथ्यों का इस्तेमाल ना करें, उससे निबंध का प्रवाह बाधित हो जाता है। और उसमें भी अमूर्त तरह के विषय में तुलनात्मक रूप से कम स्कोप होता है, लेकिन जो जीएस तरह के टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक था महिला और पुरुष के समान सरोकार, किस पर आधारित है? जेंडर जस्टिस पर आधारित है। उसे जोड़ दिया किससे है? आर्थिक विकास से। तो इस तरह के टॉपिक्स में तो पूरा स्कोप है कि अगर आवश्यकता है तो आप डेटा या तथ्यों का इस्तेमाल करें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे सामान्य तरीके भी हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप अच्छा परिचय लिख सकते हैं।
तो ये सारे तरीके थे जिनका इस्तेमाल हम भूमिका लेखन या परिचय लिखने हेतु कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता किसकी है? अभ्यास करने की। मैंने आपको कुछ मॉडल्स दे दिए हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हो, गाइडलाइन दे दी है, कुछ चीज़ें आपको लिखवाई गई हैं, कुछ चीज़ें पीपीटी में हैं जो आपके पास रहेंगी। इनको ध्यान में रखते हुए आपका काम ये है कि आप एक एक तरीके को उठाओ और अभ्यास करने की कोशिश करो, और ये आइडेंटिफाई करो कि देखिए ये 2-3 तरीके हैं जो मेरे केस में सबसे अच्छे काम करते हैं। जैसे हो सकता है मुझे प्रसंग उठाकर परिचय लिखना ज़्यादा सरल सहज लगता हो, वो मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक निबंध में मैं प्रसंग लिख दूं। अच्छा, दूसरा हो सकता है मुझे वार्तालाप बनाना बहुत अच्छा आता हो, तो मैं उस तरीके का इस्तेमाल कर लूंगी, है ना। तो वो आप पर निर्भर करेगा। अपने अपने मामले में 2-3 तरीके एटलीस्ट आइडेंटिफाई करके रखिए, पहचान के रखिए और उनका अभ्यास कीजिए जो आपके लिए अच्छे हैं। और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई दूसरा नहीं बता सकता। दूसरी बात, 2 ऐसे आपको लिखने हैं। आपको क्या लगता है, अगर दोनों में आप सेम तरीके का इस्तेमाल करेंगे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दोनों में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा? अलग अलग तरीके, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को दिखाएगा। किसी में कोटेशन क्वेश्चन उठा दीजिए, किसी में कहानी लिख दीजिए, प्रसंग लिख दीजिए, किसी में वार्ता बना दीजिए, कहीं स्कोप है तो डेटा फैक्ट डाल दीजिए, कहीं स्कोप है तो की टर्म एक्सप्लेन कर दीजिए। जो अपने अनुसार उचित लगे वो आप कीजिए। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतनी तैयारी जब आप अपने घर से, अपने हॉस्टल रूम से करके जाएंगे, तो भी एग्ज़ाम में सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा रहता है। कई बार आपकी लिमिटेशन हो जाएगी कि जितना भी जो भी आपका तरीका है उसके बियॉन्ड जाकर आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़े। तो उस चीज़ को लेकर कभी भी हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपने सही से पढ़ा है चीज़ों को, आप कहीं ना कोई तरीका जरूर लिंक कर लेंगे। इतना विश्वास आपको अपने ऊपर रखकर जाना ही होगा। जी, आप कुछ जानना चाह रहे थे? किसका? डायरी लेखन। बिल्कुल, डायरी जब आप लिखते हैं तो आपकी लेखन शैली अच्छी होती है। डायरी लेखन अच्छा है। डायरी तो वैसे भी लिखनी चाहिए। कितने लोग डायरी लेखन करते हैं? ये अच्छी बात है। क्या फायदा है डायरी लिखने का? अच्छा, जो बता नहीं सकते वो डायरी में लिख सकते, इसके अलावा क्या फायदा है? इम्प्रूवमेंट आता है, लेखन अभ्यास होता है। और जो मुझे सबसे अच्छा फायदा लगता है वो ये है कि जब आप डायरी लिखते हो तो आपको ये पता रहता है कि आपका समय कैसा जा रहा है, तो आपने आज क्या गलत किया जिसमें कल सुधार करना है। ये मैसेज ज़्यादा क्लियरली आपके मन मस्तिष्क में जाता है, और एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डायरी लेखन में अपने मन के ऐसे भाव जो आप दूसरों को ना बता पाएं, इसके साथ साथ ये भी लिखना शुरू कर दीजिए कि आज का मेरा दिन कैसा रहा, क्या मेरे इस दिन को लेकर लक्ष्य और उद्देश्य थे और क्या मैं उनको पूरा कर पाया। अगले दिन आप देखोगे तुलनात्मक रूप से आप अधिक अनुशासन में रहेंगे, समय कम व्यर्थ करेंगे, और यही अभी के लिए डायरी लेखन का आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। तो डायरी लेखन अच्छी चीज़ है, कीजिए, उससे बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हमने कहाँ तक कवर कर लिया? हमने परिचय समझा, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक ट्रांजिशन पैसेज होता है। ट्रांजिशन पैसेज में आप प्रश्न उठाकर इजीली एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। जी बताइए। देखिए, आपने कोई भी कहानी लिखी, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था क्लास में ही कि आपके मेरे बारे में जो धारणा है, आपके विचार दिखाते हैं, मेरी प्रतिक्रिया, मेरी संस्कार या मेरी अवेयरनेस है। मैंने बताया था कि यहाँ पर हम महात्मा बुद्ध जी का जो रेफरेंस है, प्रसंग, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपशब्द कहता है, और जो जो पूरा मामला रहा बताया गया था कि वो धैर्य रखते हैं, बड़े ही धैर्य के साथ उनकी बातें सुनते हैं और बड़े ही विवेक के साथ उनको जवाब देते हैं, जिससे सामने वाले का हृदय परिवर्तन होता है और वो महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान जो है उसकी गहराई को समझ पाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप लिखते कि जैसा हमने महात्मा बुद्ध जी के प्रसंग में देखा कि आपकी जो मेरे बारे में धारणा है वो आपकी सोच बताती है। आप टॉपिक से भी लिंक करेंगे ना, और महात्मा बुद्ध जी का जो व्यवहार था दिखाता है कि उनका अपने मूल्यों में, अपने संस्कारों में कितना विश्वास था। अगर इस विषय को हम आगे
और गहराई से समझना चाहें तो कुछ और प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देना आवश्यक है, जैसे कि फिर 3, 4, 5 जो प्रश्न आप उठा रहे हो वो उठा दीजिए। तो जो जोड़ना है उसके लिए कोई कठिन काम करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल एक लाइन डाल दो कि ठीक है यहाँ तक हमने देखा, अब इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम और क्या इस विषय में देख सकते हैं या समझ सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और उसके बारे में 3, 4, 5 प्रश्न जो आपके दिमाग में है उनको बनाकर लिख दीजिए। ऐसे में एक लाभ हमें ये मिलता है जो मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि शब्द सीमा बहुत ही संकीर्ण नहीं है कि 150 से 250 शब्दों में लिखना है, तो कहीं पर अगर आपको अपने टॉपिक का फ्लो बनाने के लिए 1 या 2 लाइनों का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है तो वर्थ है कि आप उन लाइनों का इस्तेमाल करो, और टॉपिक में कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, तारतम्यता दिखनी चाहिए। तो क्लियर हुआ कि सिंपली आप बता सकते हैं कि यहाँ तक हमने देखा, अब इसके बाद हम ये जो है जानने की कोशिश करेंगे या कुछ अनछुए प्रश्नों का उत्तर या अनजाने प्रश्नों का उत्तर, ऐसे कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग उस टॉपिक में सही जा रहा है, भाषा का इस्तेमाल कीजिए और आप उसे लिंक कर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं मुख्य भाग, क्योंकि जितनी भी सब बातें कर लें, निसंदेह परिचय का अपना महत्व है, ट्रांजिशन पैसेज का अपना महत्व है, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है कंटेंट या विषय सामग्री। और विषय सामग्री या कंटेंट आप डेवलप कर पाएं, इसके लिए चाहिए आर्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। लेकिन आर्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें उससे पहले जब हम सही विषय का चयन करेंगे तभी तो अच्छा निबंध लिख पाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना कि सही विषय का हम चयन कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें चयन की स्वतंत्रता मिल रही है। 4 टॉपिक सेक्शन ए में मिल रहे हैं, 4 टॉपिक सेक्शन बी में मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई बताना चाहेगा कि आप कैसे टॉपिक का चयन करेंगे, किस आधार पर? अच्छा, जो वर्तमान में प्रासंगिक हो, वर्तमान से जुड़ा हो, बहुत बढ़िया। वर्तमान में प्रासंगिक हो, ठीक है। एक पता चला जो हमारे लिए तुलनात्मक रूप से आसान हो। इसके अलावा अच्छा, जिसके बारे में हमारे पास विषय सामग्री या कंटेंट हो, यही है ना, अंत यही है कि जिस टॉपिक के बारे में आप ज्यादा जानते हो उसी के बारे में आप लिखें। और ये बात भी सही है कि हमें आसान कौन सा टॉपिक लगता है, जिसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। तो इसका भी भाव एक ही निकला जो आपने बताया कि हम वर्तमान में जिसे प्रासंगिक समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन पहले ये देख लें कि जानकारी है, उसके बाद वर्तमान प्रासंगिकता पर आप ध्यान देंगे। जो मोटा मोटा सुझाव है वो ये है, कभी भी ये मत सोचना कि इस टॉपिक पर मुझे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी याद आ रही है तो इस टॉपिक का चयन करना चाहिए। नहीं, इंट्रोडक्शन का अपना वेटेज है, लेकिन मेन वेटेज, मुख्य भारांश किसका है? मुख्य भाग का है। और मुख्य भाग में आप क्या लिखते हैं? विषय सामग्री। तो मुख्य जो आधार होना चाहिए जिस पर आप किसी भी टॉपिक का चयन करेंगे वो है विषय सामग्री। लेकिन 4 टॉपिक हैं, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, टॉपिक डी। मैं ये मान के चलती हूँ, जो सामान्यतः होता भी है, कि 2 टॉपिक में हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो 2 टॉपिक कोई भी हो सकते हैं। लगभग अधिकांशतः ये स्थिति बनती है कि 2 टॉपिक्स के बारे में हम कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर निर्णय लेना है कि हमें किस तरह के टॉपिक के साथ जाना चाहिए, तब आप क्या निर्णय लेंगे। ये इस पर आधारित होगा। पहले तो देखिए, सिंपल सी बात, अगर दोनों में भी आपको ये लग रहा है कि नहीं ए में मुझे ज़्यादा आता है तो फिर तो आप ए के साथ चले जाएंगे, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अगर ये लगे कि दोनों ही टॉपिक में लगभग मेरी स्थिति समान है तो आप किस टॉपिक के साथ जाएंगे? उस टॉपिक के साथ जिस तरह के टॉपिक्स को लिखने में आप कंफर्टेबल हो। लाइक मुझे अगर सोशियो इकोनॉमी के टॉपिक ज़्यादा पसंद है और मुझे लग रहा है कि ये एक टॉपिक इसमें से ऐसा है जो सामाजिक आर्थिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं उस टॉपिक का चयन करूंगी, चाहे दूसरे टॉपिक पर भी मुझे समान ज्ञान या मेरे पास समान जानकारी क्यों ना हो। तो हम में से सभी के कुछ ना कुछ फेवरेट विषय होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बात करना, जिन पर लिखना हमें पसंद है। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए, है ना, टाई हो जाए कुछ कि अब किसका चयन किया जाए, तो जो आपकी पसंद है, जो आपका कंफर्ट है, उसके साथ जाएं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स के साथ आप जस्टिस ज़्यादा कर पाते हैं तुलनात्मक रूप से।
अब ठीक है, हमने देख लिया कि हम 2 टॉपिक तक पहुंच गए और मान लीजिए वो टॉपिक यहाँ पर पहला है जिसका हमने चयन कर लिया, बट क्या ये इतना आसान है उस स्थिति में जब टॉपिक अमूर्त तरह के पूछे जा रहे हैं? मतलब कि टॉपिक पढ़ते ही आपको ये क्लियर नहीं होगा कि टॉपिक का भाव क्या है और इसमें क्या क्या विषय सामग्री आ सकती है। जीएस तरह के टॉपिक है, क्लियर है, समझ में आ जाएगा, लेकिन अमूर्त में नहीं आएगा। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, यानी यहां पर अगर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूं कि नहीं मैं ए टॉपिक का चयन करूंगी, तो इससे पहले कुछ कार्य मुझे करना पड़ेगा और ये कार्य कहलाएगा संक्षिप्त में की गई ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये संक्षिप्त ब्रेनस्टॉर्मिंग है, 15 मिनट देकर नहीं करेंगे, आप 5 to 7 मिनट में फटाफट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और ये देखेंगे कि किस टॉपिक का अर्थ आपको ज़्यादा क्लियर हुआ और किसके बारे में आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं। क्योंकि जीएस तरह के टॉपिक्स में तो क्लियर होता है, अमूर्त विषय में पहले विषय को समझना पड़ेगा। जिन 2 में आपको कंफ्यूजन है, पहले उनको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, लिंक कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसके बाद आपको निर्णय लेना होगा। तो सबसे पहले जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा काट दीजिए, जो समझ में आ रहा है उनका थोड़ा अर्थ समझिए, 5 से 7 मिनट का समय आप दे सकते हो, हल्का सा उन्हें ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और उसके बाद जिस टॉपिक के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा है उस टॉपिक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है मामला डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग का, है ना। और डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, और वो भी उन टॉपिक्स के संदर्भ में जो कैसे हैं, अमूर्त हैं, अपने आप में चिंता का विषय बन जाता है। तो क्या क्या डाउट थे अमूर्त विषय को लेकर आपके, बताएंगे जरा। सबसे पहला तो डाउट यही था कि मांग को कैसे समझे ना, अर्थ कैसे समझे, यही डाउट है ना सबसे बड़ा। सबसे पहला और सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि अमूर्त तरह के विषय का अर्थ कैसे समझे। दूसरा, हमने जो अर्थ समझा है वही सत्य है, वही सही है, इसका निर्धारण हम कैसे करें, सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। दूसरा, जीएस तरह के टॉपिक में तो हम कंटेंट लिख देते हैं, लेकिन अमूर्त तरह के विषय में विषय सामग्री को हम कैसे लिंक करें। क्या ये निबंध एक ही आयाम तक सीमित होने चाहिए या ये निबंध बहुआयामी होने चाहिए, ठीक है। क्या जिसने जो कोटेशन या स्टेटमेंट पूछी गई है, हमें नहीं पता किसने वो कोट दी है या किसका वो कथन है, किसने दिया, किसका कथन है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। क्या अमूर्त तरह के टॉपिक्स जो हैं उनमें हम भौतिक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल दे सकते हैं या सिर्फ हम उनमें दर्शन की ही बात करेंगे। यही मोटा मोटा सारे डाउट्स रहते हैं, है ना। अगर कुछ और भी आ रहा है आपके मस्तिष्क में तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, सोचिए। अच्छा देखिए, दोनों एक ही तरह के टॉपिक सेक्शन ए में सामान्यतः नहीं पूछे जाते, किसी भी एक सेक्शन में वो मिलेंगे तो 2 सेक्शन में, और उसका भी मैं तरीका बताती हूँ कि आप कैसे चयन करें। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकल कंडीशन है, 2 टॉपिक मैं बताती हूँ जो यूपीएससी ने पूछे। एक तो छप्पर मरम्मत का सही समय तब होता है जब धूप खिली हो या सूर्य का प्रकाश है, और दूसरा टॉपिक इन्होंने बताया कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित तो है लेकिन उसके लिए तो वो होता ही नहीं है। अब अगर आपको लग रहा है कि दोनों टॉपिक मेरे लिए ठीक हैं, तब आप किस टॉपिक का चयन करेंगे। दोनों का पहले अर्थ निकालो कि छप्पर धूप खिली है क्या कहना चाह रहा है और जहाज सुरक्षित है वो क्या कहना चाह रहा है। अब आप ये देखो कि जो जहाज सुरक्षित वाला टॉपिक है उसमें मुख्य क्या है कि जोखिम, साहस, है ना। इसको लेकर के आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स हैं तो कितने एग्जाम्पल हैं। साथ ही इस एक भाग के अलावा, इस एक प्रश्न के अलावा कि ठीक है हम एग्जाम्पल देके इस बात को पुष्ट करेंगे, कुछ और छुपे हुए पहलू डायमेंशन है, जैसे अभी हमने प्रश्न बनाए थे वैसे, जिसके बारे में इस टॉपिक में आप बात कर पाएं। सेम बात आपको दूसरे टॉपिक के बारे में सोचनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि टॉपिक के चयन से पहले भी
एटलीस्ट 5 to 7 मिनट आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, तभी अमूर्त विषयों में आप सही विषय का चयन कर पाएंगे। आप ये नहीं मान के चल सकते कि आपने जस्ट टॉपिक देखा और आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। हो सकता है कुछ रेयर केस में ऐसा हो जाए, बट अधिकांशतः ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपके पास एक ऐसे लिखने के 1.5 घंटे हैं भी कि अगर आप यहाँ पर 10 मिनट तक भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पहले सोच विचार कर निर्णय लीजिए। उसके बाद आने वाले 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, फिर भी 25 मिनट ही जाएंगे। अभी भी आपके पास 65 मिनट्स हैं कि आप 1000 से 1200 शब्दों में एक अच्छा निबंध लिख पाए। तो इसका उत्तर सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करके ही मिलेगा। एग्जाम्पल्स वगैरह सोचिए, डायमेंशन वगैरह सोचिए, जहां पर आपको लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा कंटेंट है उस टॉपिक के साथ जाइए। और फिर भी अगर टाई हो जाता है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर मुझे मेरे जीवन में साहस, जोखिम जैसी जो वर्च्यूज़ हैं वो ज़्यादा पसंद है तो मैं उनके साथ जाऊंगी। अगर मुझे लगता है कि समय पर तैयारी करनी चाहिए, इसका महत्व मुझे ज़्यादा पता है, या इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल मेरे साथ ज़्यादा हैं, या मैं इस टॉपिक के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ जाऊंगी। क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। ये आप पर निर्भर करेगा कि आपकी क्या रीजनिंग वहां पर काम कर रही है। ये मैंने बता दिया कि जब आप ये रीजनिंग का इस्तेमाल करें तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। प्राइम है अर्थ और विषय सामग्री, उसके आधार पर आप निर्णय लेंगे। अब हम बात करते हैं अमूर्त तरह के विषय की मांग समझने के संदर्भ में, कि मांग को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। और जब हम मांग समझने की बात करेंगे तो 3 चीजें यहां पर क्लियर याद रखना। की टर्म का अर्थ, दूसरा उदाहरण, और तीसरा वर्तमान प्रसंग। 3 चीजें हैं, ये एकदम क्लियरली काम करेंगी। अगर तीनों चीजें मिल पा रही हैं या कुछ मामलों में 2 चीजें इनमें से मिल जाती हैं तो मतलब आपने टॉपिक का सही अर्थ निकाला है। अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूं। टॉपिक देखिए, पढ़िए टॉपिक को और प्रोसेस कीजिए। आप इस की टर्म का क्या अर्थ निकाल पा रहे हैं, इस टॉपिक का क्या अर्थ निकाल पा रहे हैं, प्रोसेस कीजिए। महिमा की राह मृत्यु तक जाती है, क्या इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं आप? महिमा की राह मृत्यु तक जाती, क्या समझ में आया? पहले तो की टर्म क्या है, महिमा और मृत्यु। जी, अच्छा, इन्होंने बताया किसी और पर निर्भर रहना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, अर्थ आपको वही निकालना है जो भाव वो टर्म दे रही है, उसके बियॉन्ड आप उसे और डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे महिमा का अर्थ, महिमा किसे दिखाता है? महिमा मंडन, गुणगान, है ना, सुख ऐश्वर्य भोग विलासिता का जीवन, अत्यधिक भौतिकवादी होना। महिमा इन्हीं चीज को, जब हम माया महिमा की बात करते हैं तो वो यही तो है। अच्छा, मृत्यु यहां पर क्या है? मृत्यु किसी भी चीज का अंत होता है, नश्वरता को दिखाता है, यही दिखाता है ना। तो यहां पर महिमा का मतलब हमें क्या समझ में आया? महिमा किसको दिखा रही है? महिमा मंडन, है ना, अत्यधिक सुख ऐश्वर्य का जीवन, अत्यधिक भोग विलासिता, या गुणगान की संस्कृति, या अत्यधिक उपभोक्तावाद भी हम इसे कह सकते हैं, या क्षण भंगुरता, यानी कुछ चीजें कम ही समय के लिए जीवित। और मृत्यु क्या दिखा रहा है? अंत, नश्वरता और क्षण भंगुरता, जो जो मैंने बताया। अब आपने टर्म्स का अर्थ निकालने की कोशिश की, जो टर्म्स है बिल्कुल उनके अनुरूप। हमने थोड़ा सा डिटेल वर्जन लिया, लेकिन डिटेल वर्जन को भी आप छोड़ दीजिए। महिमा का तो मतलब आप समझे कि यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है, कि महिमा माया उससे लिंक है। अच्छा, जब मैंने किसी और क्लास में एग्जाम्पल दिया तो एक बच्चे का डाउट था कि हम यहाँ पर महिमा को पॉजिटिव भी तो मान सकते हैं।
पॉसिबिलिटी है, महिमा को आप पॉजिटिव मान सकते हो। मेन संदर्भ में वो बात अलग है कि छोटे में, ब्रीफ में इस डायमेंशन को भी आप एक्सप्लोर कर लोगे, बट क्या मेजर इसका अर्थ पॉजिटिव निकल सकता है? इसका उत्तर है कि ये निर्भर करेगा कि दोनों की टर्म्स क्या कह रही है, सिर्फ अकेली नहीं। अगर ये पॉजिटिव होता तो महिमा की राहें मृत्यु तक नहीं जाती। मृत्यु नकारात्मक है तो मतलब महिमा को भी इस यहाँ पर नकारात्मक कैपेसिटी में ही एक्सप्लोर किया गया है। ये सारी आम समझ की बातें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी की टर्म को उठाओ और उसका अर्थ समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए यूपीएससी यहाँ किसी महिमा के बारे में तो बात करने से रहा जिसकी राहें मृत्यु तक जाती हैं। मतलब यहाँ महिमा कुछ इंडिकेट कर रहा है, किसी चीज का संकेत दे रहा है, मृत्यु किसी चीज का संकेत दे रही है। आपको संकेत को समझने की आवश्यकता है। मैंने एक अर्थ निकाला, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कि पता नहीं मैंने सही अर्थ निकाला है या नहीं निकाला, इसके अलावा भी कोई अर्थ हो सकता है कि हाँ, अभी आपके डाउट पर आते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, जो बाकी दो चीजें और बताई थी उनको और ट्राई कर लीजिए। पहले मैं ट्राई करती हूं एग्जाम्पल। आप कोई एग्जाम्पल ढूंढिए ऐसा जिसमें जो हमने महिमा का अर्थ समझा है। अगर हम अत्यधिक भोक्तावादी होते हैं, गुणगान या महिमा मंडन या भोग विलासिता में जीवन जीते हैं, तो इन चीजों का अंत होता ही है, नश्वरता होती है। एग्जाम्पल ढूंढिए जी। ठीक है, सेकंड वर्ड वार्ड मतलब हमने यहां पर महिमा क्या होगा सेकंड वर्ड वार्ड में? आप यहां पर उपनिवेशवाद को रख सकते हैं, है ना। उपनिवेशवाद की चकाचौंध थी, परिणाम क्या रहा? युद्ध रहा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हो कि अत्यधिक व्यक्ति का उपभोक्तावादी होना, परिणाम क्या है? प्रकृति का संकट। इसके अलावा कुछ और कोई बताना चाह रहे हैं जी? रावण, बिल्कुल आप दे सकते हो। ऐसे राजा महाराजाओं का एग्जाम्पल दो जो अत्यधिक महिमा में जीते थे। अपने यहाँ कवि रखे हुए हैं जो उनका गुणगान करेंगे, महिमा में उनका जीवन है, सुख ऐश्वर्य में गुजर रहा है। आप देखोगे उनका शासन तुलनात्मक रूप से काफी कम समय चला, है ना। आप बता सकती हो ये चीजें। अच्छा, क्या सकारात्मक में आप महात्मा गांधी जी के एग्जाम्पल, ये टॉपिक देखते समझ में नहीं आया? सादा जीवन, उच्च विचार। अब ऐसा नहीं है जो इस जीवन में जिसने जन्म लिया है उनका अंत तो होगा, लेकिन कुछ लोग मृत्यु के बाद भी अमर हो जाते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जो महिमा के फेर में खड़े होते हैं? नहीं, बल्कि जो सादा जीवन, सादगी में विश्वास रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई, और ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व रहे जिनके कार्यों को आज उनकी मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। तो मतलब जो अर्थ हमने निकाला उससे एग्जाम्पल जुड़ रहे हैं। एक दो ही अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मतलब हमने जो अर्थ निकाला है वो सही है। अब तीसरी जो कसौटी है वो है प्रसंग। देखिए वर्तमान में, करंट में, वर्तमान में क्या इस टॉपिक का कोई अर्थ निकल रहा है, या ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये आज के समय में क्यों जरूरी हो रहा है? क्योंकि आजकल व्यक्ति अत्यधिक महिमा के चक्कर में फंसा हुआ है। अत्यधिक हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं। अब उसमें जो है जितनी भी सारी प्रवृत्तियां आपको दिखाई दे, आप सबकी बात कर सकते हो कि व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी हो रहा है, महिमा के चक्कर में है, अत्यधिक से अत्यधिक धन संकेंद्रण करना, असमानताएं बढ़ रही हैं। बट सबका अंत क्या है? सबका अंत एक दिन हो जाना है, और इससे इवन जो मानव जीवन है उसी का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। तो बेसिकली आप जब इन दो तीन कसौटी पर किसी भी टॉपिक को जो है उतार कर उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप में एक विश्वास सृजित होगा कि आप इस टॉपिक को सही समझ रहे हैं, है ना। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। और ये देखिए, सिर्फ एक या दो टॉपिक के साथ ये चीज मैं आपको करके दिखाऊं उससे कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट होगा। आपको खुद से अपने स्तर पर अभ्यास करना पड़ेगा कि आप टॉपिक्स को निकालें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं, टेस्ट सीरीज के पेपर निकाल सकते हैं, और जरा अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल सोचिए, फिर सोचिए कि ये टॉपिक आज के समय में क्यों पूछा गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक आपको मिल जाएगा जिससे ये कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, आपने इस टॉपिक को सही समझा है। आगे देखिए, किसको? अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि क्या हम महिमा को जोखिम मान सकते हैं?
बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन जोखिम का परिणाम सदैव अंत नहीं होता है ना। हाँ, तो लिमिटेड कैपेसिटी में वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा, देखिए ऐसे की सब्जेक्टिविटी यही है कि आपने एक अर्थ समझा, उसमें आप बहुत प्रकार के उदाहरण डाल सकते हो, लेकिन उस उदाहरण को आप किस तरह से टॉपिक से लिंक कर पा रहे हैं ये बताएगा कि वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण कितना सही है। तो आपको लिंक करना पड़ेगा, वो आर्ट अगर आप में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रेगिस्तान को जो चीज सुंदर बनाती है वह यह है कि इसमें कहीं ना कहीं पानी का एक कुआं छिपा होता है। ये भी अमूर्त तरह की एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर प्रतीक शब्दों का इस्तेमाल किया है जैसे पहले टॉपिक में किया था, और शब्द क्या है, रेगिस्तान। अच्छा, रेगिस्तान को कुछ ऐसा है जो सुंदर बना रहा है, और वो क्या है, पानी का कुआं। तो ये प्रतीक शब्द क्या है, पहले उनको पहचानो और उनको पहचान के उनका वास्तविक अर्थ जानने की कोशिश करो। सीधी सी बात है, पहले वाले टॉपिक में बताया, सेम बात इस भी टॉपिक में है कि यूपीएससी आपसे रेगिस्तान के बारे में नहीं जानना चाहती, और अगर रेगिस्तान का जो है उद्भव कैसे हुआ, क्या क्या सारे वहाँ ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं, ये जानना होता तो जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है ना। यहाँ पर पूछा गया है तो मतलब इसका कोई भाव है जो इन शब्दों में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर रेगिस्तान किस चीज को दिखाता है, रेगिस्तान वैसे भी किसका पर्याय होता है, विषम कठिन तरह की परिस्थितियां, है ना, जीवन सहायक परिस्थितियां ज्यादा रेगिस्तान में नहीं होती, लेकिन कभी कभी रेगिस्तान में हमें ओएसिस या पानी का कुआं भी मिल जाता है। तो अगर हम रेगिस्तान को ये कहें कि वो पूर्णतः नकारात्मक है तो ऐसा सही नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं आशा की किरण या उम्मीद छिपी होती है। तो वही इस टॉपिक का अर्थ है कि जीवन में चाहे कितनी भी आपको अपना जीवन, कुछ ऐसे फेमस जो व्यक्तित्व रहे उनके कोटेशंस भी तो है ना कि अब जीवन रेगिस्तान जैसा नजर आ रहा है। तो रेगिस्तान क्या है, वीरान, कठिन, यही तो है, विषम परिस्थितियां सामने नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी पानी का कुआं है, मतलब कहीं ना कहीं कोई अवसर, कोई ना कोई जो है सकारात्मक चीज वहां भी छिपी हुई है। तो यही अर्थ आपको समझना है और उसके बाद इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। अब आप एग्जाम्पल लिंक कर लीजिए, बताइए जरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ बताइए। हाँ वही तो है, आपदा में देखिए, विषम परिस्थितियों में भी अवसर है या आपदा में अवसर है, वो मोटा मोटा बात एक है। हाँ हाँ, बात एक ही है वो कि विषम परिस्थितियां हैं, आपदा है, संकट की स्थिति है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो इसलिए व्यक्ति को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, यही इस टॉपिक का अर्थ है। अब इसके तो आप कितने एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो कि कितने लोग रहे जिनके लिए परिस्थितियां जटिल थी, विषम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में कुछ ना कुछ अवसर खोजा। आप नकारात्मक भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने अवसर नहीं खोजा उनका अस्तित्व भी नहीं रहा। तो एग्जाम्पल लिंक कीजिए। आज के समय से कैसे लिंक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आज के समय में दृष्टिकोण थोड़ा निराशावादी हो गया है, व्यक्ति परिस्थितियों से जल्दी से हार मान ले रहा है। बढ़ते सुसाइड रेट, ये जो क्राइम रेट है, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी बन गई है कि जब भी कुछ हमारे दृष्टिकोण से अलग है या हमें अप्रिय लग रहा है या हमारे लिए विषम है, तो हम उसमें अवसर नहीं खोजते बल्कि गलत दिशा में मुड़ जा रहे हैं। टॉपिक का अर्थ क्लियर हुआ। अगला टॉपिक देखिए, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। अब इसमें क्या जहाज बंदरगाह की बात हो रही है, तो यहाँ जहाज किसको दिखा रहा है, मनुष्य को दिखा रहा है, और बंदरगाह सुरक्षित कंफर्ट जोन को दिखा रहा है। तो टॉपिक सिंपली कह रहा है कि मनुष्य सदैव अपने आराम के क्षेत्र में रहे, अपने कंफर्ट जोन में रहे, सुरक्षित रहे, इस हेतु मानव का जन्म नहीं हुआ है। मानव कुछ तभी कर पाएगा जब इस कंफर्ट जोन, इस जो सुरक्षित दायरा उसने अपने लिए बनाया हुआ है, उस दायरे के बाहर निकलेगा। तो इसको लेकर आप जरा एग्जाम्पल सोच लीजिए कि जो जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि उन्होंने समाज के कल्याण में भी योगदान दिया। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, जब गर्मी में क्लास आना होता है, इस साल तो गर्मी भी काफी थी, या जब ठंड का मौसम है उसमें सुबह सुबह क्लास आना है, तो सबसे पहले हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है, हमारा बिस्तर, हमारी चद्दर, हमारी रजाई। और गर्मी में हमारे घर में अगर एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो वो, लेकिन जब आप उस लालच, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आते हैं और आप क्लास अटेंड करते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्लास अटेंड करने का अपना महत्व था। समझ रहे हैं?
तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, ऐसा आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे ना, हर चीज में आपको कुछ भी करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। समाज में जो व्यापक भ्रांतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम हमेशा ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं तो यहीं सुरक्षित हूँ, मुझ पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या इस मामले में कौन अपना जो है समय व्यर्थ करेगा। जब हम ये सोच रहे हैं तो मतलब हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, कुछ भी करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं बेसिक सी बात कि जो शब्द है उनका एक अर्थ होता है, छिपा हुआ भाव होता है, और वो छिपा हुआ भाव निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस से अगर आप सोचेंगे कि आखिर ये टॉपिक पूछा है तो क्यों पूछा है, क्या रेगिस्तान, क्या महिमा, क्या जहाज बंदरगाह की बात हमें करनी है, आप सीधे से समझ जाओगे कि नहीं, इसका कुछ भाव है, और अगर वो भाव है तो क्या है, उसे खोजिए। आप सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, इसकी पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण अपने मस्तिष्क में सोचिए, और अगर वो उदाहरण सही जा रहे हैं तो मतलब आप सही भाव सोच रहे हो। और साथ ही ये सोच लीजिए कि ये टॉपिक आज के समय में इतना रेलिवेंट आखिर क्यों है। जैसे ये जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, परंतु इसके लिए तो होता ही नहीं, क्योंकि आज के समय में आप देखोगे कि समाज में जो भी बुराइयां है, जो भी गलत चल रहा है, लोग होते हुए देखते हैं और निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं करना चाहते। ये प्रवृत्तियां हैं। इवन जो पढ़ा लिखा, जैसे इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, कहा जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल क्लास में इनर्शिया आ गया है, वो निष्क्रिय हो चुका है, किसी मुद्दे पर प्रश्न ही नहीं उठा रहे, जो जैसा चल रहा है वैसा चला आ रहा है, क्योंकि सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित हैं। हम प्रश्न उसी दिन उठाते हैं जब हमारी सुरक्षा पर संकट आता है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ड से आप जोड़ पा रहे हैं, आज के समय से कुछ लिंक है टॉपिक का, तो यही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे द्वारा 3 टॉपिक्स के बारे में बता देने से आपकी समझ पूरी नहीं होगी, आपको और टॉपिक्स के साथ अभ्यास करना पड़ेगा। ये तो था टॉपिक को समझना कैसे है। इसके बाद विषय सामग्री, अब ये भी समझ गए होंगे कि जब आप टॉपिक का सही अर्थ निकालोगे तो आपका जो माइंड है उस डायरेक्शन में खुद ही आगे बढ़ेगा कि जो जो आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है आप उसे कैच कर पाएं, यानी आप उसे लिख पाएं। जहां तक बात है लिखने की, वो विषय सामग्री, वो कंटेंट जीएस टाइप का भी हो सकता है, आपके वास्तविक जीवन से जुड़े हुए अनुभव, कुछ वाकये आपके साथ हुए हैं वो भी हो सकता है, और वो जो ज्ञान है या विषय सामग्री है वो दार्शनिक तरह की या सिद्धांत आधारित भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक में क्या जा रहा है। सारी चीजें आप देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमूर्त विषय है तो जीएस में जो पढ़ रहे हैं हम वो नहीं लिख सकते, या फिर हमें उसमें गहन तरह की दार्शनिक बातें ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी आपने एक टॉपिक देखा था, परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। 1 मिनट सभी लोग इस टॉपिक को प्रोसेस कीजिए और सोचिए कि अगर इस टॉपिक में आपको कुछ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे। सोचिए, परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको दे रही हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि कई बार ये भ्रम पैदा होता है कि अमूर्त विषय है तो अमूर्त अमूर्त तरह की ही बात करनी है। अब ये भी विषय तो अमूर्त है, जरा सोचिए कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं। परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती।
एक एक करके बात करें। सबसे पहले हमने देखा, हाँ अभी आते हैं, टॉपिक का अर्थ समझना। अर्थ इस टॉपिक में तुलनात्मक रूप से आसान है क्योंकि इसमें प्रतीक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। परंपरागत नैतिकता ही है और आधुनिक जीवन ही है। किसे कहते हैं परंपरागत नैतिकता? जो पहले से चली आ रही है ना। अब पहले से कब से? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जो अब हम हैं उससे पहले से जो चला आ रहा है वो क्या है? परंपरागत नैतिकता। अच्छा, ये परंपरागत नैतिकता क्या होती है? ऐसे मूल्यों नियमों का समूह जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को शुभ या अशुभ की कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं, वो क्या है? परंपरागत नैतिकता। वही हमारी नैतिकता होती है ना। नैतिकता करती क्या है? आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, नैतिकता के अनुरूप ये सही नहीं है, क्योंकि आपका ये जो कृत्य है इसे फिर हम शुभ और अशुभ की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर अधिकांश लोगों को लग रहा है, जो चला आ रहा है उसके आधार पर लग रहा है कि ये अशुभ है, तो मतलब ये अनैतिक है। तो नैतिकता का काम क्या है? नैतिकता को हम ऐसे नियम, ऐसे स्वीकार्य मानक कह सकते हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का, कृत्य का शुभ या अशुभ में हम वर्गीकरण करते हैं। और जब ये नियम, ये मानक, ये प्रतिमान पहले से चले आ रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? परंपरागत नैतिकता, क्योंकि वो हमारी परंपराओं का हिस्सा बन चुका है। क्लियर है? अच्छा, आधुनिक जीवन क्या है? आधुनिक जीवन की हम बात करते हैं तो उनमें किस तरह के मूल्यों की बात करते हैं? क्योंकि वो मूल्य ही होंगे जिनसे हम आधुनिक जीवन को परिभाषित कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं या बाय एयर ट्रैवल कर पा रहे हैं या लड़कियां जींस पहन पा रही हैं, जो भी है ये आधुनिकता है, नहीं, क्योंकि ऐसे तो आपकी जो डेफिनेशन है वो बहुत बिखर जाएगी। तो आधुनिक जीवन के मूल्य क्या है? जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम विचारों के खुलेपन की बात करते हैं, जब हम तार्किक दृष्टिकोण की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये आधुनिक जीवन के मूल्य हैं। ये मैं अत्यधिक संक्षिप्त में बता रही हूँ, ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। अब इस लिस्ट में आधुनिक जीवन के मूल्यों में, या जो चीजें आधुनिक जीवन में स्वीकार्य है, उसमें क्या है? व्यक्तिवाद भी आता है ना, कि पहले जहां सामूहिक हितों को अधिक वरीयता दी जाती थी, व्यक्ति समूह का या परिवार का एक हिस्सा था, अब हम व्यक्ति की अपनी पहचान को भी वरीयता दे रहे हैं। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? आधुनिक जीवन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप की टर्म्स का अर्थ निकालेंगे, चाहे प्रतीक शब्दों का इस्तेमाल किया है या नहीं किया, दोनों ही केस में जो की टर्म्स है उनका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। अर्थ हमने समझ लिया कि ठीक है, परंपरागत नैतिकता ये है, आधुनिक जीवन ये है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। तो टॉपिक का खुद का पक्ष क्या है? कि मार्गदर्शक नहीं हो सकती। और इस टॉपिक का विपक्ष होगा तो वो क्या होगा? मार्गदर्शक हो सकती है। इतना सोच लिया। अब आगे काम हमें करना है। ठीक है, मैंने अर्थ समझ लिया, लेकिन क्या अर्थ समझने से 1000 से 1200 शब्दों का निबंध लिखा जाएगा? नहीं। कंटेंट तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो क्या था? प्रश्न उठाओ। प्रश्न उठाने से आपको वो भाग, वो पहलू मिलेंगे जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, और फिर उन एक एक को उठाकर सोचो। आप देखोगे 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली याद आएंगे। तो सबसे पहला तो क्या था? प्रश्न हमने उठाए थे, तो अर्थ क्या था। फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ परंपरागत नैतिकता और आधुनिक जीवन में टकराव हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि कहाँ जो है परंपरागत नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और फिर हमारा समाधान क्या होना चाहिए। सिंपल यही है। अब एक एक के बारे में सोचिए। सबसे पहला आपको ये सोचना है कि कहाँ हमें दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है। अब सोचिए और मुझे बताइए, कहाँ कहाँ टकराव है? तो महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं, क्या हम सामाजिक में नहीं डाल सकते? आप देखोगे महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इवन भूमिका घर में क्या भूमिका होनी चाहिए, उसमें हमें परंपरागत नैतिकता और आधुनिक जीवन में टकराव देखने को मिलता है। परंपरागत नैतिकता क्या कहती है कि घर के कार्य किसका दायित्व है? महिलाओं का दायित्व है। वृद्धों, बच्चों की देखभाल करना किसका दायित्व है? आधुनिक जीवन क्या कहता है? हम ही क्यों करें, है ना? सबका
जो कार्य है वो साझा है टकराव। अच्छा, महिलाओं की शिक्षा को लेकर परंपरागत नैतिकता के हिसाब से अगर लड़कियां ज्यादा ना भी पढ़ें तो अच्छा है, और लड़कियां ज्यादा महत्वाकांक्षी ना हो यही अच्छा है। आधुनिक जीवन क्या कहता है कि सबके लिए अवसर समान है। कार्यस्थल की बात कर लीजिए, कार्यस्थल पर परंपरागत सोच है तभी तो लोगों को लगता है कि महिलाओं का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता, उनके वेतन में हमें अंतराल देखने को मिलता है। और आधुनिक जीवन के मूल्य क्या कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लिंग के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। क्या आप जाति व्यवस्था की बात नहीं कर सकते? परंपरागत नैतिकता में जाति बंधनों को अभी भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन आधुनिक जीवन में इस तरह की चीजों को लेकर कोई स्थान नहीं है। हम तार्किकता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। आप ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आप महिलाओं के मंदिर प्रवेश का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आप LGBTQ+ के राइट्स का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। परंपरागत जीवन क्या कहता है कि उनके जो संबंध हैं वो गैर प्राकृतिक हैं। आधुनिक जीवन में कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको भी अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो टकराव है। क्या सिर्फ समाज में ही टकराव है? आर्थिक जीवन में कोई टकराव नहीं है। सांस्कृतिक या सांस्कृतिक पक्ष की हम बात करें तो वहां कोई टकराव नहीं है। परंपरागत जीवन में क्या है, संस्कृति अपना जो जहां है वहां है। आज लोगों का एक्सपोजर बढ़ रहा है तो यहाँ टकराव पैदा हो रहा है, अलग अलग तरह की संस्कृतियां टकरा रही हैं। अच्छा, आर्थिक जीवन में नहीं है। पहले क्या था, सत्ता में, केंद्र में, है ना। आर्थिक जीवन की शक्तियां भी कुछ के पास ही रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर लिंग आधार पर फिर से आप बात कर सकते हो कि परिवार के भरण पोषण का दायित्व किसका है? पुरुष का है। कमाने का दायित्व किसका है? पुरुष का है। आर्थिक शक्तियां कहाँ क्या कितना खर्च होगा, निर्णय कौन लेगा? पुरुष लेगा। अच्छा, क्या परंपरागत नैतिकता में हम शोषण और शोषक की व्यवस्था को कुछ हद तक स्वीकार नहीं करते कि ये निम्न जातियां हैं, निम्न लोग हैं, इनका तो जन्म ही ऊपर वालों का काम या सेवा करने के लिए हुआ है? ये बात मानकर चलते हैं। क्या आधुनिक जीवन इस तरह के किसी भी वर्गीकरण की सपोर्ट करता है? नहीं करता। आप राजनीति के स्तर पर देख लीजिए, राजनीति की सबसे पहली शुरुआत परिवार से होती है। परिवार के स्तर पर भी राजनीति है। हायरार्की क्या होगी, पदानुक्रम क्या होगा? परंपरागत जीवन क्या कहता है कि परिवार का अधिकांश समाजों में, सभी में नहीं, अधिकांश में, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो परिवार का मुखिया होगा। निर्णय निर्माण में जो नीचे वाले लोग हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आप लोग हो, उतनी सहभागिता नहीं ली जाती। लेकिन आधुनिक जीवन क्या कहता है? शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक जीवन की हम बात करते हैं, तभी तो आप लोग बढ़कर चढ़कर अब भाग लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए पापा ये नहीं, ये गाड़ी खरीद लीजिए या ये बाइक खरीद लीजिए। वो माने ना माने आप कोशिश तो करते ही हैं, है ना। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं परंपरागत जीवन और आधुनिक जीवन में टकराव हो रहा है। ठीक है, अब जो मेन मैसेज था जिसके चलते ये टॉपिक मैंने दिया था, अब आप जरा सोचिए कि आप सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, परिवार व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे इस टॉपिक में तो आप क्या लिखेंगे? अमूर्त टॉपिक था, लेकिन इसी से तो इस टॉपिक को रूप मिल रहा है, क्योंकि नो डाउट थी एक स्टेटमेंट, लेकिन परंपरागत नैतिकता, आधुनिक जीवन, कहीं ना कहीं ये टॉपिक सोसाइटी, समाज से जुड़ा हुआ है। जब तक इससे जुड़े हुए पहलुओं का आप इस टॉपिक में विश्लेषण नहीं करेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक क्या आप निबंध लिख सकते हो? नहीं। तो ये प्रमाण के साथ मैंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि अमूर्त तरह के विषय में हम कोड दार्शनिक तरह की ही बातें करेंगे। जो सामान्य जीएस में हम पढ़ते हैं, समाज को लेकर हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस टॉपिक में आ सकती है, और ऐसे अन्य टॉपिक्स में भी आएंगी। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। चलिए, दूसरा पक्ष क्या है? क्या परंपरागत नैतिकता पूर्णतः महत्वहीन है? नहीं। परंपरागत जीवन के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो आज के जीवन को सार्थक और कुछ मामलों में तो अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं। जैसे बड़ों का आदर बहुत अच्छा मूल्य है, ये होना चाहिए। अतिथि देवो भव की जो संस्कृति थी, आज के समय में कोई अगर आ जाए तो हम ये विचार करने लगते हैं कि कब जाओगे, है। इसके अलावा प्रकृति संरक्षण का जो एक हमें भाव परंपरागत नैतिकता में मिलता है, जिसमें जीवों की पूजा हो रही है, वृक्षों की पूजा होती है, सैक्रेड ग्रूव्स जिसे हम कहते हैं ना, उपवन जिसे हम कहते हैं, पवित्र उपवन, वो क्या है?
वो कहीं ना कहीं परंपरागत नैतिकता का ही परिणाम है। अच्छा, जो पूरा परंपरागत हमारा ज्ञान है, नैतिकता है या दृष्टिकोण है, उससे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे हमारे धर्म दर्शन से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैन का आप स्याद्व्याद अनेकांतवाद का एग्जाम्पल ले सकते हो, महात्मा बुद्ध जी अहिंसा, चौर्य, अपरिग्रह सबका एग्जाम्पल ले सकते हो, क्षमा पर्व जैसी चीजें चली आ रही, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। साथ ही परंपरागत नैतिकता की अच्छी चीजें बताते हुए आधुनिक जीवन की कुछ कमियां भी गिना सकते हो। जैसे आधुनिक जीवन में ठीक है, हम स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ गई है। अब सबकी भलाई का पर फोकस ना होकर सिर्फ अपनी भलाई ही व्यक्ति का उद्देश्य बन गया, यानी अत्यधिक व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो जो परिवार की भूमिका होती थी, भावनात्मक जुड़ाव होता था, वो सारी चीजें पीछे छूट रही हैं। तो अलगाव, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और अंततः अनेक तरह के मानसिक विकारों का व्यक्ति शिकार हो रहा है। तो ऐसे में जो परंपरागत जीवन है, जो क्या कहता है, सबका साथ सबका कल्याण, है ना, जो सामुदायिकता के भाव की बात की, विकास नहीं कहा है मैंने, कल्याण कहा है, ठीक है, जिस सामुदायिकता के भाव की हमने बात की है, वो जरूरी हो जाता है। जब आप अपने परिवार से जुड़े होते हैं, अपने मित्रजनों से जुड़े होते हैं, तो आप देखोगे आप अपने भाव उनसे बताते हैं, मानसिक बोझ आपका कम होता है। तो मतलब आपको ये बताना है कि परंपरागत नैतिकता किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस किस मामले में महत्वपूर्ण है, और कुछ कमियां आधुनिक जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। अगर किस प्रकार से परंपरागत नैतिकता मिल जाए तो जीवन अधिक बेहतर और अधिक सार्थक हो सकता है। तो इस टॉपिक में बिल्कुल हम छोटे छोटे दर्शन, हमें जो समझ में आए, साध्य साधन पवित्रता दे पाए हम, जैन संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय, क्षमा पर्व, इस तरह की चीजें जो जो हम कोट कर पाए हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या बिना जीएस के डायमेंशंस इंक्लूड किए, क्या बिना समाज की बात किए इस टॉपिक का कभी भी अच्छा उत्तर दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो जो अमूर्त तरह के विषय हैं उनमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम सिर्फ अमूर्त तरह की ही बातें लिखेंगे, कुछ दार्शनिक बातें अगर हैं तो ही आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आम जीएस तरह की जो जानकारी है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और करेंगे ही तभी अच्छा निबंध बनेगा। यूपीएससी मांग भी ये करती है कि जो अमूर्त है उसे आप मूर्त रूप दें, ना कि जो अमूर्त है उसे अमूर्त रखें। तो अमूर्त अमूर्त रूप में तो खुद ही है, आपको क्यों दिया गया है मूर्त रूप में बदलने के लिए? क्या यूपीएससी ऐसा कुछ चाहती है कि किसी विषय विशेष के बच्चों को लाभ मिले? नहीं, वो स्टेटमेंट दे ही इसलिए रही है कि आप उसे वर्तमान जीवन से जोड़ पाए और आप उसे एक्सप्लोर कर पाए, ताकि हमें ये पता चले कि जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर आप कितने अच्छे से सोच विचार कर पा रहे हो, आपका दृष्टिकोण कितना बहुआयामी है। तो ये भी उत्तर मिल गया होगा कि बहुआयामी भी बनाना है। नो डाउट इस टॉपिक में सामाजिक आयाम सबसे प्रमुख था, लेकिन आर्थिक जीवन से भी अगर एक दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन से भी एक दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उनको भी बिल्कुल आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल था कि अगर आपको पता ही नहीं है कि अमूक कोटेशन किसके द्वारा दी गई है, कोई फर्क पड़ रहा है? आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। कुछ पुराने एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, लिंक करो, जो छिपे हुए पहलू हैं या भाग हैं उनको भी आप एक्सप्लोर करो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको पता है या नहीं पता, क्योंकि संभावना भी अधिकांशतः यही बनेगी कि आपको नहीं पता होगा। इतने सारे लोगों ने इतनी कोटेशन स्टेटमेंट दे दी है, यूपीएससी कहीं से भी पूछेगी क्या कौन सा कथन स्टेटमेंट किसने दिया है, कभी आप पकड़ सकते हो सकता है कभी एक दो बार आपको समझ में आ जाए, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं आएगा। और इसे तो हम वरदान भी मान सकते हैं, क्योंकि एक प्रभाव मैं बताती हूँ। अगर आपने ये पढ़ा है कि ये कोटेशन किस व्यक्ति ने किस संदर्भ में दी है, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी ऊर्जा वहीं लग जाती है और जो बाकी पहलू हैं आप उन पर विचार नहीं कर पाते। जैसे कल ही क्लास में आप लोगों में से मुझे याद नहीं है किससे मेरी बात हुई, टॉपिक था पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। जिन विद्यार्थी ने बात की उनको पता था कि कोटेशन विश्व युद्ध किसी ग्लोबल डायमेंशन से जुड़ी हुई है। अब जरा सोचिए, आपको पता है तो आप जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हो सकती है, जैसे एक माँ परिवार की भूमिका क्या है ना, अभिभावक की क्या भूमिका होती है, स्कूल की क्या भूमिका है, ओवरऑल समाज की क्या भूमिका है, सरकार शासन प्रशासन की भी कुछ भूमिका होती है, इन सारे पहलुओं तक जा ही नहीं पाएंगे जो आपको पता है। आप सिर्फ उसी पर केंद्रित रहेंगे तो आपके आयाम सीमित हो जाएंगे, आपकी विषय सामग्री सीमित हो जाएगी। तो अगर नहीं पता तो ये अच्छी बात है, परेशान होने की आवश्यकता
नहीं है। एक चीज सदैव ध्यान रखना, वो है कि टॉपिक का अपनी भाषा में अर्थ लिख लेना। कहाँ लिखोगे? जहां आप रफ काम करोगे वहां। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि एग्जाम प्रेशर है, टेबल आपके सामने है, चेयर है, आप बैठे बैठे लगातार लिख रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी चैनलाइज होती है, आइडिया चैनलाइज होते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल चुप शांत बैठकर लिख रहे हो तो कई बार पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि अमूर्त विषय है, कि आप विषय से भटक जाएं। इसलिए जरूरी है कि जो आपने अर्थ समझा है वो एकदम सरल और साधारण भाषा में रफ पेज पर लिख लें, और जब 2-3 पैसेज 4 पैसेज लिख चुके हो, एक बार फिर से उस अर्थ को देखें कि कहीं आप भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स में भटक जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सभी भटकने वाले तो गुम नहीं होते, लेकिन अगर यहाँ भटक गए तो आप गुम जरूर हो जाओगे, इसलिए भटकना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं अमूर्त विषयों को डील करने के लिए, कि पहले तो टॉपिक को अच्छे से सेलेक्ट कीजिए। जब टॉपिक को अच्छे से आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उस टॉपिक पर और डिटेल में काम कीजिए। आप अर्थ निकालिए, प्रश्न उठाओ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ो और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करो। और जब करो तो ध्यान रहे कि अमूर्त विषयों पर भी जो निबंध बनेंगे, जहां तक संभव है बहुआयामी होना चाहिए, आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जीएस, दार्शनिक, दोनों तरह की जानकारी इस्तेमाल में आ सकती है। कहाँ क्या जानकारी इस्तेमाल में आएगी वो आप जब लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक सी बातें कि अमूर्त तरह के विषय को हमें कैसे डील करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? हमने देख लिया कि अमूर्त विषय है, हमें ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए, और चूंकि अधिकांश विषय पूछे भी ऐसे ही जा रहे हैं तो पता होना जरूरी है। अब हम ये देखेंगे कि जब मेन बॉडी में बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई, बहुत सारे पॉइंट्स, एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ गए, तो उस जानकारी को हम संगठित कैसे करें कि हमारा निबंध फैला हुआ ना लगे। यानी जो विषय सामग्री है उसे संगठित करने के जो तरीके होते हैं, जैसे एक आयाम आधारित शैली होती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में हम विभाजित करते हैं, हितधारक, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, ये कुछ तरीके होते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने कंटेंट या विषय सामग्री को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही कुछ टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक टॉपिक लिखिए। टॉपिक है किसी समाज की अंतरात्मा का इससे अच्छा वर्णन कुछ नहीं हो सकता है। किसी समाज की अंतरात्मा का इससे अच्छा वर्णन कुछ नहीं हो सकता है कि वह अपने बच्चों के साथ किसी समाज की अंतरात्मा का इससे अच्छा वर्णन कुछ नहीं हो सकता है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या करना है इस टॉपिक पे? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। क्लास में जब हम मिलेंगे तो टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन का कौन सा तरीका इस टॉपिक के लिए सही हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, अपने अपने मामले में क्या हो सकता है, आप सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और ब्रेनस्टॉर्म करते टाइम आपकी जो सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन है इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ध्यान देना, सिर्फ खुद को किताबों तक केंद्रित नहीं करना है कि जो पढ़ा है वहीं से कुछ मिलेगा, नहीं, ऑब्जर्वेशन से भी मिलेगा। प्लस ये भी नहीं सोचना है कि हम तथ्य, डेटा इत्यादि इस्तेमाल में नहीं ला सकते। टॉपिक अमूर्त है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो हम बिल्कुल शामिल करेंगे। तो ये आपको घर पर ब्रेनस्टॉर्म करना है, क्लास में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, जैसे बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, देखिए, एक सेकेंड, अब अगर आपको 5 से 7 मिनट पहले छोड़ा जा रहा है तो आप धैर्य दिखाएंगे, ठीक है?
इनका एक प्रश्न है जो काफी अच्छा है, सबको लाभ हो सकता है। इन्होंने पूछा कि ये जो टॉपिक है, कल हमने केविन कार्टर की कहानी लिखी थी, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हम कुछ रिपोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम ASER की रिपोर्ट तो सबने सुनी होगी, प्रथम NGO, जो दिखाता है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम उतने अच्छे नहीं है, है ना। यूनिसेफ वगैरह की भी रिपोर्ट आती है बच्चों की स्थिति के बारे में। अब इनका प्रश्न ये है कि क्या हम दोनों तरीकों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अब इस पर उत्तर ध्यान से सुनिएगा। केविन कार्टर की जो कहानी हमने बनाई, अपनी तरफ से काफी संक्षिप्त में बनाई, लेकिन फिर भी कहानी लंबी थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दो तरीकों को इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे तो फिर आप जो वर्ड लिमिट है उसके बियॉन्ड चले जाएंगे। दूसरी बात, हमें ये तो कोई टेंशन है ही नहीं ना कि हमारे पास कोई अच्छी जानकारी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसको आपने इंट्रोडक्शन में यूज नहीं किया, आप उसे मेन बॉडी में यूज कर लीजिए, इंफॉर्मेशन तो आपकी यूज हो जाएगी। तो हमें अपनी इंट्रोडक्शन को जरूरत से ज़्यादा ओवरबर्डन या भारित करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जरूरी है, जितना वेटेज है, उतना ही हम लिखने की कोशिश करेंगे। जो और रिपोर्ट है, डेटा है, फैक्ट है, आप उसे मेन बॉडी में लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी होगी। जी, आप आगे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगली क्लास में जो होमवर्क दिया गया है वो सारे लोग करके आएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, अन्यथा देखिए ऐसे में ऐसी कोई चीज़ लिखवाने की नहीं कि जो मैं आपको लिखवा दूंगी आप पढ़ लेंगे, परीक्षा में काम आएगी। आज के समय में अच्छा निबंध लिखना है तो आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग सीखनी पड़ेगी, और यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे काम करके ये आर्ट डेवलप होगी। ठीक है, अगर क्लास के साथ आपने चीज़ों को नहीं किया, मुझे पता है कि किसी के लिए भी फिर से क्लास देख पाना, लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, पॉसिबल नहीं है। तो जितनी एनर्जी, जितना अभ्यास आप अभी कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, इसी मैसेज के साथ आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।